हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 9 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप का पार्ट नंबर 8 का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इस टॉपिक के माध्यम से भारत के जो अलग अलग भौतिक स्वरूप थे उसके बारे में अध्ययन किया। हमने पिछले वीडियो के अंदर भारत की जो महत्वपूर्ण भौतिक स्वरूप उत्तरी पर्वतमाला जैसे हिमालय, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, इन सब के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि भारतीय मरुस्थल हैं वो भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है और भारतीय मरुस्थल राजस्थान के अंदर कितना % भाग पर हैं और राजस्थान का कौन से भाग में यह भारतीय मरुस्थल अधिकतर पाया जाता है। आज हम बच्चों इसी टॉपिक को हम आगे लेते हुए भारत का भौतिक स्वरूप का, इसमें हम लेंगे तटीय मैदान। क्या लेंगे? तटीय मैदान। हम तटीय मैदान के अंदर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के किनारे जो मैदान स्थित हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारत का लगभग देखा जाए तो 6100 किलोमीटर, कितना 6100 किलोमीटर जो क्षेत्र हैं वो तटीय मैदान के अंदर आते हैं। और ऐसे तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर जो भूभाग है बच्चों वो हमारे तटीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, जो कुल तटीय क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें बच्चों द्वीप समूह भी शामिल है। लेकिन हमारा जो द्वीप समूह जो टॉपिक है वो भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर एक अलग से टॉपिक बना हुआ है। तो अपन सिर्फ इसमें तटीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे जिसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो आज हम इस तटीय मैदान है उसका पहला भाग जो हम कहते हैं पश्चिमी तट, क्या कहते हैं? पश्चिमी तट। और दूसरा जो भाग है वो है पूर्वी तट। इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन लेते हैं पहले पश्चिमी तट। यदि पश्चिमी तट का बच्चों पहला बिंदु देखा जाए तो प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार। देखो प्रायद्वीप पठार है उसके किनारों पर एक संकीर्ण पट्टी है, वही क्या कहलाती है? पश्चिमी तट। पहले बच्चों एक शब्द आया ये प्रायद्वीप पठार। अब प्रायद्वीप क्या है? यदि आपसे पूछ ले तो प्रायद्वीप क्या है तो सीधा से याद रखना है ऐसा भूभाग जो 3 ओर से क्या हो? जल से घिरा हो। ऐसा भूभाग जो 3 ओर से क्या हो बच्चों? जल से घिरा हो, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्या कहते हैं बच्चों? प्रायद्वीप। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। और हमारे जो तटीय मैदान है वो अपन का देखा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक विस्तृत है। लेकिन पश्चिमी तट क्षेत्र है सिर्फ वो कहां से कहां तक है? सिर्फ हमारे गुजरात से लेकर केरल तक पाया जाता है। कहां तक? गुजरात से लेकर केरल तक ही पाया जाता है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक स्थित एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी तट को या पश्चिमी घाट को वो अरब सागर के बीच स्थित है और एक संकीर्ण मैदान के रूप में, एक पट्टी के रूप में पाया गया। ये मैंने आपको ये नक्शे में थोड़ा सा बताया भी है। ये जो ये पट्टियां ना ऐसे पास करीबन ये करीबन पट्टियां है वही अपन के क्या है? तटीय मैदान है। बीच वाला जो भाग है वो प्रायद्वीप पठार का भाग आ जाता है बच्चों। किसका भाग आ जाता बच्चों? प्रायद्वीप पठार। यदि अपन देखें पश्चिमी तट को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया। पहला जो भाग है वो है कोंकण तट। कौन सा भाग है? कोंकण तट। देखो कोंकण तट जिससे है वो गुजरात से लेकर कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक। ये देखिए मैंने आपको नक्शे में भी बताया है कि ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक ये कौन सा तट हुआ? कोंकण तट। कौन सा हुआ? कोंकण तट। और ये गुजरात के पास जो तट है ये कुछ तट है यहाँ पर आसपास के, उसे काठीवाड़ा तट भी कहते हैं। काठीवाड़ा तट, इसको काठीवाड़ा तट भी कहते हैं। लेकिन हमारा जो कोंकण तट है वो गुजरात से लेकर कहां तक है बच्चों? महाराष्ट्र तक है। यदि अपन दूसरे तट की बात करें वो है कन्नड़ तट। कौन सा है? कन्नड़ तट, जो कन्नड़ मैदान के नाम से जानते हैं। वो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक है। कहां से कहां तक है? महाराष्ट्र से कर्नाटक तक ये पाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर नक्शे में बताया है ये महाराष्ट्र का हिस्सा हो गया और ये कर्नाटक का है। महाराष्ट्र से कर्नाटक कौन सा तट हुआ बच्चों? ये कन्नड़ तट। कौन सा हुआ?
कन्नड़ तट। अब यदि अपन अगले तट की बात करें वो है मालाबार तट। कौन सा तट है बच्चों? मालाबार। वो कौन सा राज्य में आया हुआ है बच्चों? सिर्फ केरल राज्य के अंदर है। और मैंने यहाँ पर दर्शाया भी है कि ये मालाबार तट है जो कहाँ पर आया है? केरल राज्य के अंदर आया हुआ है। तो आपने देखा बच्चों पश्चिमी जो तट है वो कितने भागों में बटा हुआ था? 3। पहला कन्नड़ कोंकण, दूसरा कन्नड़ और तीसरा मालाबार। बच्चों काफी बार 1 नंबर का जो सवाल पुटअप होता है वो यही से होता है कि कोंकण तट कहां से कहां तक है, तो अपन सीधा सा उत्तर देंगे गुजरात से महाराष्ट्र। यदि पूछते कन्नड़ तट या कन्नड़ मैदान कहां से कहां तक है, तो महाराष्ट्र से कन्नड़। मालाबार तट कहां पर स्थित है? तो केरल के। इस तरह हम बच्चों हमने पहले पढ़ा है पश्चिमी तट, और हमने पश्चिमी तट कौन से साइड स्थित है? अरब सागर की साइड। कौन सी साइड स्थित है? अरब सागर की साइड। अब अपन लेते हैं पूर्वी तट। कौन सा तट बच्चों? पूर्वी तट। यदि पूर्वी तट का अपन पहला बिंदु लें तो बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल। और ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी के बीच में ये जो क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंदर जो ये विस्तृत क्षेत्र है, एक तो क्या है? चौड़ा भी है और एकदम क्या है? समतल है। क्या है? समतल। और आपको मालूम ही है जो भाग समतल होगा तो मैदान होगा, ऊपर उठा हुआ और ऊपर से समतल हो तो पठार होगा, और नुकीला उठा हो तो क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्र होगा। तो ये समतल है इसलिए इसे मैदान भी कहते हैं। पूर्वी तट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2। इसमें पहला है उत्तरी सरकार तट। कौन सा है? उत्तरी सरकार तट। तो यहां पर है हमारा उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। वहां पर है यहाँ उत्तरी सरकार तट है। वो कहां से कहां तक है बच्चों? महानदी से कृष्णा नदी तक। कहां से कहां तक है बच्चों? महानदी से कृष्णा नदी। देखो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर महानदी आती है, छोटा नागपुर के पठार के पास से ही आती है या महानदी। और महानदी से कहां तक है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आपको पता ही है, ये सह्याद्री की दक्षिण सह्याद्री की पहाड़ी से आती है। यहाँ पर कृष्णा नदी, ठीक है। तो कृष्णा नदी से लेकर महानदी के बीच में कौन सा तट हुआ बच्चों? उत्तरी सरकार तट। और फिर अपन दूसरे तट का नाम है कोरोमंडल तट। कौन सा बच्चों? कोरोमंडल। ये बच्चों कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक। कहां से कहां तक है? कृष्णा नदी से कावेरी। तो यह कृष्णा नदी हो गई और यहां पर देखो कावेरी नदी, कावेरी नदी। यहां पर कौन सा होता है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इस तरह हमने देखा कि हमारा जो पूर्वी तट है मुख्य रूप से कितने भाग हुए? 2। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी, कोरोमंडल तट दूसरा जो कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक है। अब बच्चों अपन पूर्वी तट का नेक्स्ट बिंदु लेते हैं। पूर्वी तट की एक बड़ी नदियां कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इस तट पर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। याद रखो बच्चों, यदि आपसे पूछ ले पूर्वी तट की प्रमुख नदियां कौन सी है या बड़ी नदियां कौन सी है, तो कौन कौन सी होगी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये आपकी क्या है? प्रमुख बड़ी नदियां। और ये सारी नदियां क्या बनाती है बच्चों? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। और यदि आपसे डेल्टा की परिभाषा पूछ ली जाए कि डेल्टा की परिभाषा क्या है, तो सीधी सी परिभाषा है बच्चों, जब नदियां समुद्र में गिरने या सागर में गिरने या महासागर में गिरने से पहले अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, उस क्षेत्र को हम डेल्टा कहते हैं। जब नदियां समुद्र या सागर या महासागर में गिरने से पहले अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और आपको पता ही है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा नदी बनाती है, वो भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से पाया गया। और ब्रह्मपुत्र नदी का भी इसमें बड़ा योगदान है। अपन यदि देखते हैं कि दक्षिण भारत की प्रमुख बड़ी नदियां कैसे बहती हुई है दक्षिण भारत के अंदर प्रवाहित होती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए छोटे नागपुर के पठार से आती कौन सी नदी? महानदी। कौन सी? महानदी। और फिर उत्तरी सह्याद्री से आती कौन सी? गोदावरी। और फिर दक्षिण सह्याद्री से कौन आती है? कृष्णा।
और फिर उसी तरह दक्षिण से और कौन आती है अपन की, कावेरी। ये चारों नदियां पूरी तटीय मैदान की प्रमुख बड़ी नदियों में से एक है। फिर बात देखते हैं चिल्का झील, पूरे तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और चिल्का झील है वो पूरे तट पर स्थित एक कैसे महत्वपूर्ण, ये एक तटीय झील है जो भारत के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झीलों में से एक मानी जाती है। और वैसे तो देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यही है। तो ये कहाँ पर आई हुई है बच्चों, चिल्का झील उड़ीसा के, कहाँ पर आई हुई है, उड़ीसा के अंदर ये चिल्का झील आई हुई है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है। और आपको मालूम ही है राजस्थान के अंदर यदि पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो सांबर झील है। कौन सी है, सांबर। और विश्व का सबसे ज्यादा खारा सागर कौन सा है तो मर्त सागर है, डेथ सी। कौन सा, डेथ सी, सबसे खारा सागरों में से एक है। और झील की बात पूछी जाए कि सबसे खारी झील कौन सी है तो वो है हमारे तुर्की की वान झील। कौन सी है, तुर्की की वान झील। अब बच्चों अपन नए टॉपिक को देखते हैं। पूर्व तटीय मैदानों के 3 उप विभागों में बांटा गया। पूर्वी तटीय मैदान कितने विभागों में बांटा गया, 3 उप विभागों में बांटा गया। पहला उप विभाग कौन सा है, तमिलनाडु का मैदान। कौन सा बच्चों, तमिलनाडु का मैदान। यदि तमिलनाडु के मैदान में देखे जाए तो इसका पहला बिंदु ये कुमारी अंतरिम से पुलिकट झील तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई और 100 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। यदि अपन तमिलनाडु के मैदान की यदि क्षेत्र या विस्तार को देखते हैं तो कहां से कहां तक है, कुमारी अंतरिम से कहां तक, पुलिकट झील। और पुलिकट झील कहां पर आई हुई बच्चों, आंध्र प्रदेश में। कहां पर है बच्चों, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पुलिकट से लेकर कुमारी अंतरिम जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है उसके बीच में यह तमिलनाडु का मैदान है। इसकी लंबाई 675 किलोमीटर, चौड़ाई 100 किलोमीटर। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें, चेन्नई का मरीना तथा श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा सागर से पृथक पुलिकट झील इस भाग को अन्य विशेषता। और चेन्नई में 2 द्वीप हैं, एक तो मरीना और दूसरा श्रीहरिकोटा। इन दोनों से पृथक होकर होता है कौन सा, सागर। इन दोनों द्वीपों से क्या है, पृथक मतलब अलग है सागर। और उसी के पास में एक झील है, कौन सी है, पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो एक अलग ही विशेषता और अपना लक्षण प्रकट करती है। और याद रखना श्रीहरिकोटा जो हमारा रिसर्च सेंटर भी है जहां पर विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को लॉन्च भी किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, तमिलनाडु के मैदानों को दक्षिण का अन्न भंडार कहा जाता है। देखो तमिलनाडु का जो मैदान है वो दक्षिण का क्या अन्न भंडार कहा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा यह चावल और अन्य प्रकार के अन्न, मतलब चावल के लिए यह अन्न का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे अन्न का भंडार कहा जाता है। वैसे तो चावल विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चीन में होता है। कहां पर होता है, चीन में। दूसरे नंबर कौन है, भारत में। ठीक है। यदि अपन दूसरे भाग का बारे में देखें या दूसरे उप विभाग के बारे में देखें तो कौन सा है, आंध्रा का मैदान। कौन सा है, आंध्रा का मैदान। ये आंध्रा का जो मैदान है बच्चों वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर भी है। कहां पर है बच्चों, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। यदि इसका पहले बिंदु की बात करें, इसका विस्तार पुलिकट एवं बहरामपुर के बीच पाया जाता है। पुलिकट भी कहां है, आंध्र प्रदेश में, और बहरामपुर कहां पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास स्थित है। तो आंध्र का मैदान है वो पुलिकट से कहां तक है, बहरामपुर के बीच में स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें, इस मैदान का निर्माण कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं के जमाव का योगदान है। तो यदि अपन इस बिंदु में यदि देखे जाए तो 2 महत्वपूर्ण नदियों का उल्लेख किया गया, एक तो है कृष्णा नदी और दूसरी गोदावरी नदी। और कृष्णा नदी और गोदावरी नदी जहां प्रवाहित होती है वहां पर क्या बनाती है, डेल्टा। और डेल्टा के दौरान वहां पर क्या करती है, वो जलोढ़ मिट्टी का क्या कर देती है, जमाव। और उस जलोढ़ मिट्टी के जमाव के मैदान को ही का आंध्रा का मैदान के बनने में बड़ा योगदान रहता है। अपन अगले बिंदु की बात करें, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के बीच में कोल्लूरू झील अवस्थित है। याद रखना कोल्लूरू झील कहां पर स्थित है, सीधा से याद रखना, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में। कहां पर है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में कौन सी झील है, कोल्लूरू झील स्थित है। अब हमारे जो तटीय मैदान का तीसरा उप विभाग है कौन सा, उत्कल मैदान। कौन सा है, उत्कल मैदान।
यदि उत्कल मैदान के दो ये पॉइंट देखे जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए। ये लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में उड़ीसा के साथ स्थित है। याद रखना, उत्कल का मैदान कौन से राज्य में? उड़ीसा। कितनी लंबाई है इसकी? 400 किलोमीटर। अगले बिंदु की बात करें, महानदी के डेल्टा के पास इस मैदान की चौड़ाई 100 किलोमीटर, और महानदी के डेल्टा के पास देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर। और यहाँ की जो मुख्य नदी है वो भी कौन सी है? महानदी। उत्कल मैदान की महानदी, और आंध्र की कृष्णा और गोदावरी, और हमारे तमिलनाडु के मैदान के अंदर अपन देखते हैं महानदी, अपनी कावेरी नदी। इस मैदान के दक्षिण में देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है, और हमारे उत्कल मैदान में ही देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें, विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नॉच चट्टान के पीछे स्थित है। आपको काफी बार इस एग्जाम में ये सवाल पूछा भी गया है बच्चों, एग्जाम फाइट में, कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस चट्टान के पीछे स्थित है? तो डॉल्फिन नॉच, मतलब मछली की आकृति की जो चट्टान है उसके पीछे ये हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, बंदरगाह क्या है? बंदरगाह क्या है? तो सागर और स्थल का वो तट भाग, सागर और स्थल का वो तट भाग जहां पर जहाजें आकर रुकती हैं और माल और यात्री को उतारा और चढ़ाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? बंदरगाह। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों कि ऐसा स्थान या सागर और स्थल का ऐसा तट या स्थान जहां पर जहाजें आकर रुकती हैं तथा यात्री और माल को उतारा और चढ़ाया जाता है, उससे क्या कहते हैं? बंदरगाह। और आपको मालूम ही है, भारत के अंदर मुख्य अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह है वो 13 बंदरगाह, जो हमारे पूर्वी तट और पश्चिमी तट के ऊपर स्थित है। हमारे जो भारत के जो 12 मुख्य बंदरगाह है उसके बारे में हम मानचित्र के अंदर बताएंगे कि पश्चिमी तट के ऊपर कौन कौन से बंदरगाह है और पूर्वी तट के ऊपर कौन कौन से बंदरगाह है। यदि अपन पश्चिमी तट के ऊपर देखें तो पहला कांडला, जो कहां पर है? गुजरात। कहां पर है? गुजरात राज्य, जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो मुंबई के अंदर है, और महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और जो मुंबई जो बंदरगाह है यह भी कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। और आपको पता ही है, मुंबई जो क्षेत्र है वो सालसेट जो द्वीप है उसके ऊपर बसा हुआ है, और उसी के पास ये बंदरगाह बना है, मुंबई बंदरगाह। फिर हमारे ये गोवा है, गोवा के अंदर कौन सा है? मार्गो गांव। गोवा के अंदर कौन सा है? मार्गो गांव बंदरगाह स्थित है। फिर अपन जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक के अंदर अपन देखते हैं तो न्यू मंगलोर। कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलोर बंदरगाह है, जो कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। फिर बाद में अपन जाते हैं उड़ीसा, केरल के अंदर। कौन सा? केरल के अंदर, उसका नाम है अपन का कोच्चि बंदरगाह। केरल के अंदर कौन सा बंदरगाह है बच्चों? कोच्चि बंदरगाह। फिर अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, दो है ही हमारे द्वीप समूह, लेकिन हमारा लक्षद्वीप समूह को भी आज बंदरगाह बना देगा। क्या बना देगा? बंदरगाह। ये हमारा लक्षद्वीप समूह है, जो एक बंदरगाहों में से एक है। फिर अपन चलते हैं पूर्वी तट। पहले हमने जो रेड सारे पढ़े थे वो कौन से थे? ये पश्चिमी तट है, और ये कौन से है? पूर्व। ये है पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया, ये दोनों के धंधों का कौन से है? पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर है बच्चों? पश्चिम बंगाल। ये दोनों के दोनों बंदरगाह। फिर बाद में उड़ीसा के अंदर कौन सा है? पारादीप। उड़ीसा के अंदर कौन सा है? पारादीप। फिर अपन चलते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा है? विशाखापट्टनम। फिर अपन चेन्नई और तमिलनाडु जो बंदरगाह है वो दोनों के दोनों कहां है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इस तरह ये हमारे पूर्वी और पश्चिमी तट के ऊपर बच्चों 13 बंदरगाह स्थित हैं, जो विदेशी व्यापार जो समुद्री मार्ग से होता है उसके लिए अति लाभदायक है। और आपको मालूम ही होगा, और इसी समुद्री मार्ग से ही भारत की खोज हुई थी, वास्को डी गामा ने की थी, क्योंकि वो सर्वप्रथम भारत के अंदर जो केरल है उसके बंदरगाह जो कालीकट बंदरगाह था, केरल के ऊपर कौन सा? कालीकट बंदरगाह था, उसके ऊपर नौवाहन का संचालन करते हुए भारत आया
था और उतरा था और भारत के बारे में लोगों को जानकारी दी थी। तो हमारे समुद्री व्यापार के संचालन के लिए इन बंदरों का बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। अब अपन अगले बिंदु की बात करें, पूरी तटीय मैदान में महानदी और कृष्ण नदी के बीच उत्तरी सरकार तट है। याद रखना, पूरी तटीय मैदान के बीच में अपन महानदी और कृष्णा के बीच में कौन सा है, उत्तरी सरकार तट। फिर आंध्र प्रदेश में रायलसीमा तट एवं और कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में कौन सा है, कोरोमंडल तट है। देखो आंध्र प्रदेश की कौन सा तट है, रायलसीमा तट, और कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में कौन सा है, कोरोमंडल तट स्थित है। जैसे मैंने अपने मानचित्र में बताया, महानदी और कृष्णा के बीच में कौन सा हुआ, उत्तरी सरकार। फिर कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक कौन सा तट हुआ, कोरोमंडल तट। फिर आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा तट हुआ, रायलसीमा तट। इस तरह हम देखते हैं बच्चों कि हमारा तटीय मैदान है उसको दो भागों में बांटा गया और उसे अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। और फिर हमने उसी तटीय मैदान का जो पूरी तटीय भाग था उसको तीन उप विभागों के अंदर पढ़ा था। पहला था तमिलनाडु का मैदान, दूसरा था आंध्र का मैदान और तीसरा था उत्कल का मैदान। इस तरह हमने पूरे तटीय मैदान का अध्ययन किया था। और अपन जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे या वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अपन द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।